आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कमल प्रकाश तलेसरा। तलेसरा जी, आपका स्वागत करते हैं। तलेसरा जी, धन्यवाद। उदयपुर का अपना कुछ ढंग से तो नाम है शिक्षा में, ख़ास तौर पर। लेकिन शिक्षा की अलख जगाने में भी उदयपुर ने ख़ास तौर पर आज़ादी के दिनों में भी बहुत संघर्ष किया है। ये उदयपुर की शिक्षा यात्रा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। उदयपुर की शिक्षा यात्रा का मैं आज़ादी के बाद से साक्षी भी हूँ, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और उदयपुर में शिक्षा के क्षेत्र में मोहन सिंह जी मेहता ने विद्या भवन संस्था की स्थापना की, जो एक बहुत बड़े संकुल के रूप में आज हमारे मध्य है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में आरएमवी संस्थान, जो कि विकसित आरएमवी संस्थान ने 100 से अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं। और जिन दिनों महिला शिक्षा उदयपुर में वर्जित थी, तब पहल की आरएमवी ने, और एक बहुत सफल संस्था संकुल के रूप में आज ये उपलब्ध है। इसका स्कूल है, इसके अनेक कॉलेज हैं और अन्य कई स्त्री उपयोगी कार्यक्रम आरएमवी निरंतर कर रही है और अच्छे मानदंडों के साथ कर रही है। इसी यात्रा में जिन्होंने सहयोग दिया, महिला मंडल श्रोत्री साहब ने स्थापित की, वो भी वर्षों से स्त्री शिक्षा में सेवारत संस्थान है। और ये परिषद, राजस्थान शिक्षा परिषद भी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और इन सब के साथ बीएन कॉलेज, जहां मैं सेवारत रहा, उसको भी मैं सोचता हूँ 100 वर्ष के समीप अब हो रहे होंगे। और जब मैंने बीएन कॉलेज में अध्यापन शुरू किया था, तो कॉलेज में 30-35 पढ़ाने वाले थे, प्राध्यापक थे और 500 के करीब विद्यार्थी थे। आज बीएन कॉलेज नहीं, विश्वविद्यालय बन गया है। अनेक इसके कॉलेज हैं और लगभग सभी फैकल्टीज की शिक्षा, जहाँ तक मुझे ध्यान है अभी इंजीनियरिंग फैकल्टी शुरू नहीं हुई है, बाकी लॉ, फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन और न जाने क्या क्या अनेक कॉलेजों के माध्यम से बीएन कॉलेज भी नगर की शिक्षा में बहुत बड़ा सहयोगी है। और इसी काल में मैं अपनी बात में एक और कह दूं, जन्नू भाई, उन्होंने ये देखा कि जो सेवारत लोग हैं, जो काम करते हैं, जिनके लिए आजीविका जरूरी है, उनकी शिक्षा के लिए भी उन्होंने एक नाइट कॉलेज चलाया। और वो नाइट कॉलेज आज बढ़कर फिर बाद में श्रमजीवी बना और जनार्दन राय नागर डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय के रूप में आज पूरे राजस्थान की सेवा कर रहा है। और जन्नू भाई का मैं एक योगदान प्रमुख मानता हूँ जन शिक्षण की दृष्टि से। जो पुराने लोग ये जानते हैं, कोलपोल में एक सूचना केंद्र चलता था, जिसमें सायंकाल नगरवासियों को पूरे समाचार सुनाए जाते थे। और पान की दुकानों या दुकानों के बाहर जनपद नाम का एक काला बोर्ड होता था, जिस पर प्रमुख समाचार, मुख्य समाचार या समाचारों की हेडलाइंस नागरिकों के जानकारी के लिए लिखी जाती थी। तो ये सारी जो शिक्षा यात्रा है उदयपुर की, और अब तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेरे ख्याल से राजस्थान के अग्रणी नगरों में है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की दृष्टि से। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर लंबा रहा। तलेसरा जी, आज़ादी से पहले और आज़ादी से बाद एक कॉन्सेप्ट था कि जो अंग्रेज़ी शिक्षण प्रणाली है, ख़ास तौर पर मैकाले की लाई हुई, और उसके साथ साथ जो मिशनरी प्रणाली के विद्यालय हैं या जिस ढंग से वो शिक्षा अंग्रेज़ी माध्यमों से हो रही थी, इससे थोड़ा सा अलग हट के एक भारतीय प्रणाली की शिक्षा भी हमें दी जाए, जिस पे गांधी जी के विचारों का भी असर था। ये कार्य उदयपुर में भी बहुत हुआ और उदयपुर में आज़ादी के बाद भी इस तरह की शिक्षा की नींव रखी गई। ये भारतीय शिक्षा प्रणाली जिसकी नींव इस ढंग से उदयपुर में रखी गई, ये क्या थी और इसके लिए क्या क्या अनूठे कार्य हमारे यहाँ पर हुए? भारतीय शिक्षा पद्धति को मैं स्पष्ट कहूँ तो बड़े पैमाने पर अपनाया नहीं गया। हमारी जो गुरुकुल व्यवस्था थी, उसमें विद्यार्थी को शिक्षा पर व्यय नहीं करना पड़ता था। गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी करते थे। राज्य का
दखल भी नहीं होता था, राजा का दखल नहीं था। गुरुकुल स्वतंत्र इकाइयां थी। हाँ, कुछ संरक्षण शासन की ओर से गुरुकुलों को दिया जाता था, लेकिन वो शिक्षा प्रणाली मैं नहीं सोचता हमने किसी भी रूप में अपनाई है। मोटे तौर पर जो शिक्षा प्रणाली आज पूरे देश में व्याप्त है, वो मैकाले के ही शिक्षा प्रवृत्ति है, पद्धति है, और इसमें रोजगार पर कोठारी कमीशन ने भी रोजगार परक शिक्षा की वकालत की। लेकिन शिक्षा केवल रोजगार पाने का माध्यम नहीं हो सकता। शिक्षा मानव जीवन के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम होना चाहिए। लेकिन हमने आज़ादी के बाद शिक्षा को नौकरी से जोड़ दिया। इसलिए आज भी हम एंटरप्रेन्योर्स कम पैदा कर रहे हैं, नौकरी मांगने वाले शिक्षा प्राप्त लोग अधिक पैदा कर रहे हैं। इसलिए जितनी भी सरकार आई हो किसी भी राजनीतिक दल की, उन सब के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों के लिए, छात्रों के लिए रोजगार सुलभ करना एक भारी चुनौती रही है। तो जब तक हम अपनी पुरानी शिक्षा पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति इनका कुछ संश्लेषण नहीं करेंगे, मैं नहीं सोचता हम युवा पीढ़ी को बेरोजगारी की समस्या से मुक्त कर पाएंगे। एक बात मैं और जोड़ दूं, क्षमा करें क्योंकि तथ्यपरक बात कर रहा हूं। आज देश में आप देखें, ये कटु सत्य है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी बहुत बड़े पैमाने पर है, और इसका मुख्य कारण यही है कि हमारी शिक्षा मूल्य परक नहीं है, नीति परक नहीं है। किसी भी उपाय से आमदनी पैदा कर लेना, रोजगार प्राप्त कर लेना, ये हमारा ध्येय हो गया। तो इसका परिणाम भी हम हमारे जीवन में गिरावट के रूप में दुर्भाग्य से देख रहे हैं। क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए पूरी ईमानदारी से ये तथ्य मैं रख रहा हूँ, क्षमा करें। शिक्षा और उसके साथ साथ जुड़े हुए सामाजिक मूल्य, इनमें भी बहुत बदलाव आया है। क्या क्या बदलाव आपको मोटे तौर पर नज़र आता है, और उसे बदलने या उसे हटाए जाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? एक तो जैसा कि मैंने अभी आप सबसे निवेदन किया कि रोजगार उत्पन्न करने के बजाय हम सरकार से रोजगार की मांग करते हैं। रोजगार जो सरकार के माध्यम से मिल सकते हैं वो कम है और मांगने वाले अधिक हैं। जब डिमांड और सप्लाई का ये गैप रहता है तो अनीति उत्पन्न होती है। रोजगार पाने के लिए सब कुछ करने को हम तैयार हैं, और जब रोजगार मिल जाता है तो जो कीमत हमने चुकाई उसकी कई गुनी हम वापस वसूल करते हैं। तो ये जो पद्धति चल पड़ी है, इसे हमें किसी न किसी तरह से रोकना होगा। और रोकने का तरीका, जब तक हम शिक्षा के साथ संस्कार को सम्मिलित नहीं करेंगे, शिक्षा के साथ उदात्त जीवन मूल्य नहीं जोड़ेंगे, तब तक मैं नहीं सोचता कोई आशा की किरण गुफा के उस पार दिखाई देगी। रिचर्ड लिविंगस्टन एक शिक्षा शास्त्री हैं कनाडा के। उन्होंने एक किताब लिखी है, सम टास्क फॉर एजुकेशन। उन्होंने भी एजुकेशन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक हम शिक्षा को मूल्य परक नहीं करेंगे, ये गिरावट जारी रहेगी। और शिक्षा को मूल्य परक बनाने के लिए हमारे विद्या प्राप्त करने वालों को जो विजन ऑफ ग्रेटनेस है, जो दुनिया भर के
श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, उनमें जो निहित मूल्य हैं, अगर उन मूल्यों का, विजन ऑफ ग्रेटनेस का साक्षात्कार अगर हमारी पीढ़ी से हम नहीं करवा सकते हैं, तो फिर जो आशावादिता है उसके लिए स्थान नहीं रहेगा। तो शिक्षा को संस्कारों से, चरित्र से, त्याग से अगर हम नहीं जोड़ें, तो आप ये बताइए क्या रहेगा। और आज हम जिस दिशा में जा रहे हैं, 2 चरण होंगे। पहले तो गिरावट को रोकना और फिर दिशा को बदलना। और विजन ऑफ ग्रेटनेस, इसमें मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मैं उदयपुर से संवाद कर रहा हूँ। उदयपुर के डॉक्टर DS कोठारी साहब थे, महान वैज्ञानिक। उन्होंने नोबेल लॉरेट रदरफोर्ड के साथ एस्ट्रोफिजिक्स में काम किया। उनको मंत्री पद दिया जाना था, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं अध्यापक ही ठीक हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो हेड थे। उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सलाहकार नियुक्त किया, तो उनको ये वेतन देने की बात आई। उन्होंने कहा, देखिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में अध्यापक हूँ, वही रहूँगा और मैं यहाँ से वेतन नहीं लूँगा। अंत में तकनीकी कारण से उन्होंने ये प्रतिरक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में 1 रुपए का वेतन लेना माना। आज हम जब वेतन बढ़ाने के लिए आंदोलन करते हैं, आप सोचिए उस व्यक्ति का चरित्र कि मैं वेतन नहीं लूँगा, 1 वेतन मुझको मिल रहा है, वो पर्याप्त है। तो जीवन में अगर हम सादगी के मूल्यों को नहीं अपनाएंगे, उपभोक्तावाद को ही अगर हम जीवन दर्शन मान लेंगे, यवाम जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वाम घृतम पीवेत, यदि यही हम चारवाक का मत लेकर चलेंगे तो कोई उम्मीद नहीं है। और डॉक्टर DS कोठारी साहब जैसे लोगों को हम आदर्श स्वीकार करेंगे, CV रमन को स्वीकार करेंगे। अगर समय हो तो मैं CV रमन पर भी एक बात कहना चाहता हूँ। CV रमन विज्ञान के भारतीय नोबेल लॉरेट, नोबेल पुरस्कार से अलंकृत हुए। उनकी प्रयोगशाला में एक स्थान रिक्त था। 3 शोध छात्र आए, उन्होंने जिनको लेना था ले लिया। एक प्रत्याशी अगले दिन रमन साहब को फिर नजर आया और उनके सामने पड़ा। रमन साहब ने उसे कहा कि भाई मैंने तुम्हें कह दिया तुम्हारा चयन नहीं हो सकता, अब तुम क्यों यहाँ हो। उस प्रत्याशी ने कहा कि साहब मुझे ये 7 रुपए आपके लेखा शाखा ने अधिक दे दिए हैं, मैं उन्हें लौटाना चाहता हूँ। कार्यालय बंद हो गया है, इसलिए मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आप दिख जाएं तो दे दूं। रमन साहब ने उस व्यक्ति को ये कहा कि तुम्हें फिजिक्स तो थोड़ी कम आती है, लेकिन तुम्हारा जो चरित्र है वो बहुत ऊंचा है। और उसको उन्होंने शोध विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया कि तुम्हारे जीवन के मूल्य ऊंचे हैं, अर्थ तुमको प्रभावित नहीं कर रहा है। और वही छात्र चंद्र, ये एक नोबेल लॉरेट हुए हैं सुब्रमण्यम, जिन्होंने नोबेल प्राइज अमेरिका में रहकर प्राप्त किया। तो आप देख लीजिए, अच्छे चरित्र वाले भी जीवन में उन्नति करते हैं। तो अगर इस प्रकार के उदाहरणों की भरमार हम हमारे विद्यार्थियों के समक्ष करेंगे, तो मेरा ख्याल है उनके जीवन को, देश के जीवन को और विश्व के जीवन को एक दिशा मिलेगी। तिलेसरा जी, जाते जाते युवा पीढ़ी को, खास तौर पर उदयपुर के युवाओं को संक्षेप में क्या संदेश देंगे? मैं अब्दुल कलाम साहब के संदेश को ही दोहराना चाहूँगा। ऊंचे सपने देखें, सोते में नहीं जागते में, और उनको पूरा करें पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से, और देश का हित सदैव अपने मन में और अपने मस्तिष्क में रखें। कमल प्रकाश तिलेसरा जी, आपका हृदय से आभार।